हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि कैसे कैसे मैकेनिकल वर्क करने के लिए हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से अब हमें दो चीज़ें इलेक्ट्रिकल में भी देखनी है। एक तो इलेक्ट्रिकल में हमें चाहिए सोर्स, कि सोर्स क्या होगा वर्क करने के लिए, जहाँ पे एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। स्टोर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरा चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे लोड। लोड जो सोर्स से कनेक्ट होगा और सोर्स से एनर्जी लेके वर्क को परफॉर्म करेगा। ये वर्क परफॉर्म करेगा। और लोड में हमने देखा है कि जैसे मैकेनिकल में तीन होता है, एक मास होता है, एक डैम्पर होता है, डैम्पर जिसको डैम्पिंग बोलते हैं, और एक स्प्रिंग होता है के। ये तीन होते हैं मैकेनिकल में। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में भी एक आर होता है जिसको रजिस्टर बोलते हैं। ये तीन ही आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल में। तीन के अलावा चौथा ऐसा पैरामीटर कोई भी नहीं है जो लोड का काम करेगा, या कोई भी लोड होगा इन्हीं तीनों से मिलके बना होगा। रजिस्टर है, एक आपका इंडक्टर है, और नेक्स्ट आपका जो है कि कैपेसिटर है। मैकेनिकल में हमने देखा था कि जो एम से ज़्यादा वर्क किया जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल में एक चीज़ आपको ये कंफर्म हो गया था कि इलेक्ट्रिकल में हमें एल से, इंडक्टर से ज़्यादा वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पहले हम शुरुआत करते हैं सोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो हेडिंग होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल सोर्स। इलेक्ट्रिकल सोर्स, इसका डिफिनीशन लिखिए। सोर्स which place where the electrical energy store। देखिए, इलेक्ट्रिकल सोर्स का मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, अब ये जरूर नहीं कि स्टोर होकर रखा रहेगा, जहाँ पे कन्वर्ट भी होता रहेगा कंटिन्यूस। जैसे सिर्फ डीसी को ही स्टोर करके रखा जा सकता है, एसी को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो सोर्स को हम देखते हैं कि सोर्स कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो ये आपका सोर्स हो गया। ठीक है, सोर्स को इलेक्ट्रिकल में दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। जो पहला होता है वो वोल्टेज सोर्स, ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज सोर्स। और जो दूसरा होता है वो होता है करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब इसको भी दो दो भागों में बांटा जाता है। वोल्टेज सोर्स में भी होता है एक आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, और एक होता है करंट, एक होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसी तरह से करंट सोर्स भी दो टाइप से होते हैं। एक होता है आइडियल करंट सोर्स, CS का मतलब करंट सोर्स। ठीक है, एक होता है प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, अब ये जो सोर्सेस हैं इनका भी क्लासिफिकेशन, ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये एक होता है इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स। एक होता है डिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिकल में भी होता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और ऐसे ही यहाँ होता है डिपेंडेंट। ये सारे सोर्स हैं, ठीक है, और आपको पढ़ना है इसमें सब सारे सोर्स। डिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक। इसी तरह से इसमें भी दो हो जाते हैं। अब देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स, ठीक है। और ये हो गया डिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स। और ऐसे ही इसमें भी हो जाता है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स और डिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये आपके इलेक्ट्रिकल में इतने सारे सोर्स हैं, ठीक है। सोर्स तो मेन रूप से दो ही है। क्लासिफिकेशन इसके जो है कि जो फर्स्ट ये क्लासिफिकेशन है इसको समझिए ऐसे, ठीक है। अभी और इसमें क्लासिफिकेशन होगा। ये पहला क्लासिफिकेशन है इसका, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अभी इसी में डीसी वोल्टेज आ जाएगा, एसी वोल्टेज आ जाएगा। तो मेन रूप से आपका सोर्स ये होता है, ठीक है, कि सोर्स पहले दो टाइप का होगा। एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है। अब इसका सेकंड क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक डीसी भी होता है, एक एसी भी होता है। तो डीसी वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, एक एसी वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। डीसी वोल्टेज सोर्स होगा वो भी दो टाइप का होगा, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, एक डीसी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होगा। तो ये सारी चीज़ें कि मेन ये आपका सोर्स है, ठीक है। तो एक आपका वोल्टेज सोर्स है, दूसरा आपका करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स के दो टाइप हैं, एक आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है और दूसरा आपका एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। उसी तरह से आपका करंट का भी सेम एज क्लासिफिकेशन है। एक आपका आइडियल करंट सोर्स है और एक आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को दो टाइप में बांटा जाता है, एक इंडिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक डिपेंडेंट आइडियल वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसी तरह से आपका प्रैक्टिकल में भी है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट प्रैक्टिकल सोर्स। और ऐसे ही सेम एज आपका जो है कि आइडियल का भी, आइडियल का इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स और डिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स, ऐसे ही ये है, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल करंट सोर्स और डिपेंडेंट प्रैक्टिकल सोर्स। आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है। देखिए याद कैसे आपको रखना है, बाकी सबको आपको बताते हैं। जैसे सोर्स है, सोर्स दो टाइप के हैं, एक आपका वोल्टेज सोर्स और एक आपका करंट सोर्स। इसके दो टाइप है, ठीक है। एक आपका आइडियल है और एक आपका प्रैक्टिकल है। अब इसके दो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। इसके भी दो, एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसी तरह से इसका भी एक आइडियल और एक इसका क्या, प्रैक्टिकल। अब इसका भी दो, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इसका भी दो, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी ये इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, आपको पूरा ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सोर्स में दो सोर्स वोल्टेज और करंट सोर्स है। इसके बाद उसके दो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला सोर्स वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। वोल्टेज सोर्स, तो पहली हेडिंग दीजिएगा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। और लिखिए इसमें, लिखिए कि द सोर्स विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द सोर्स विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ
in the form of voltage is known as voltage source, is known as voltage source। इसको समझ लीजिए, ठीक है। द सोर्स विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वह सोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में होती है, वोल्टेज के फॉर्म में होती है, उसको वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज आपको अभी जस्ट आगे अभी मिलेगा सीखने के लिए कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को कैसे किया जाता है। बस ये समझ लीजिए कि जहाँ पे एनर्जी वोल्टेज के फॉर्म में होगा उसको, उस सोर्स को वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल इसके मोस्ट हैं। एग्जांपल में देखिए डीसी जनरेटर कामा अल्टरनेटर या इसी को एसी जनरेटर भी कहते हैं, एसी जनरेटर, ठीक है। बैटरी कामा सॉकेट भी है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है सॉकेट। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर भी है, ठीक है, कैपेसिटर ईटीसी। मतलब कि वो सारे डिवाइसेस जो वोल्टेज जनरेट करते हैं, ठीक है, जैसे डीसी जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर हो गया, बैटरी हो गया, सॉकेट हो गया, सॉकेट इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर भी है, ये भी जो है कि वोल्टेज सोर्स का ही है। अब इसी में वोल्टेज सोर्स के ही भाग पढ़ते हैं, इसके बाद करंट सोर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, नेक्स्ट आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसका लिखिए द सोर्स हैविंग series resistance or internal रेजिस्टेंस या इसी को इम्पीडेंस कह सकते हैं आप। इम्पीडेंस मस्ट बी जीरो। या इसी का एक दूसरा जो है कि आप लिख सकते हैं डिफिनीशन कि द सोर्स which voltage whose voltage equal to load across voltage, the voltage across the load, that's mean the drop of voltage, the voltage drop लिख सकते हैं, the voltage drop is जीरो। देखिए इसको समझ लीजिए, यह है कि वह सोर्स जिसका सीरीज रेजिस्टेंस,
ठीक है। सीरीज रेजिस्टेंस या इसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, या यदि एसी आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे इम्पीडेंस इसको बोलते हैं, मस्ट बी जीरो। ठीक है, जीरो है। यदि आर जीरो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस यदि जीरो होगा तो वहाँ पे ड्रॉप भी जीरो होगा। या आप इसी का दूसरा डिफिनेशन दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि द सोर्स हुज जिसका वोल्टेज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द लोड, यानी लोड के क्रॉस जितना भी वोल्टेज होगा वो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा, तो वो सोर्स क्या कहा जाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहा जाएगा। या दूसरे भाषा में बोलेंगे जिसमें वोल्टेज यानी कि जिस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप ही जीरो हो, कोई वोल्टेज ड्रॉप ना हो, तो वो जो वोल्टेज सोर्स वहाँ पे लगा होगा वो कहा जाएगा आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो इसका आप ग्राफ समझ लीजिए, देखिए ये आपका मान लीजिए कि वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो RIN हम लिख रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो है कि यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है, जो RL है, ठीक है, या लोड रेजिस्टेंस इसको लिख सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स है जिसका मान क्या है, V है। ये Rin है। यदि आपका R इंटरनल बराबर जीरो हो जाता है तो जो आपका वहाँ वोल्टेज सोर्स लगा है तो वो क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज सोर्स है भी वो हो जाएगा आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। यानी कि R इंटरनल जीरो मस्ट है, ये कंडीशन है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये कंडीशन होनी चाहिए कि R इंटरनल क्या होना चाहिए, जीरो। अब ध्यान दीजिए कि R इंटरनल यदि जीरो हो गया तो यहाँ पे इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी है, और इसके क्रॉस जो भी एल होगा, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, दोनों बराबर होगा। यानी कि भी जो सोर्स वाला है और भी लोड के क्रॉस जो हमें वोल्टेज मिलेगा VL यदि उसको हम बोलते हैं, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। यदि ग्राफ में हम समझें इसको, ग्राफ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि इसका देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखिए, ध्यान समझिए, ये आपका वोल्टेज है V, ठीक है, और ये मान के चलिए कि आपका वोल्टेज जहाँ पे कंटिन्यूस क्या स्थिर है, कोई ड्रॉप नहीं आ रहा वोल्टेज में, कोई भी ड्रॉप नहीं आ रहा, ये वोल्टेज है और हम खींच रहे हैं आपका जो है कि मान के टाइम के रेस्पेक्ट में समझ लीजिए कि समय के साथ कोई ड्रॉप नहीं इसका आ रहा, ठीक है। यानी कि वोल्टेज जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप वो क्या है, जीरो है। तो क्वेश्चन कभी ऐसे ही पूछ सकता है कि यदि जिस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप यदि जीरो है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, और लोड वोल्टेज आपका VL बराबर के सोर्स वोल्टेज के बराबर है, तो वो कौन सी वोल्टेज सोर्स वहाँ पे होगी, तो आप बोलेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सारी कंडीशन आप इसको याद रखेंगे। इसको यदि न्यूमेरिकली से समझेंगे तो और थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। हल्का सा न्यूमेरिकल देख लीजिए, जैसे मान के चलिए ये हो गया, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी है, R इंटरनल आपका जीरो है, R इंटरनल जीरो है, और बैटरी भी इनपुट जो है वो आपकी बैटरी है 1.5 वोल्ट की, ठीक है, और हमने एक लोड लगा रखा है, मान लीजिए कि RL है 8 ओम का, ठीक है। तो अब R यदि इनपुट जीरो है, ध्यान से देखिए, R इनपुट यदि जीरो है तो इसका मतलब कि जो V ये इंटरनल है, ठीक है, V जो इनपुट होगा वो V आउटपुट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी कितना होगा, 1.5 वोल्ट ही होगा। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स।
प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। लिखिए, द सोर्स which having some internal resistance, ठीक है, is known as प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। या इसका दूसरा डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं कि द सोर्स which having internal voltage drop, that's mean the voltage across the load unequal to source voltage। अभी समझिए, देखिए ध्यान से कि द सोर्स विच हैविंग सम, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका हो, ठीक है, उस सोर्स को हम बोलेंगे कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यानी कुछ जहाँ पे ये वाला जो कंडीशन थी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जहाँ पे जीरो हो रहा था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो था, लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, या उसको दूसरे डिफिनीशन में आप बोल सकते हैं कि द सोर्स विच हैविंग इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, मतलब कुछ जो इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, दैट्स मीन द वोल्टेज अक्रॉस, यानी कि वोल्टेज जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा वो बराबर नहीं होगा सोर्स वोल्टेज के, ठीक है। ग्राफ से समझिए, इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस, और ये आर इंटरनल का कुछ ना कुछ मान होगा। आर इंटरनल जो है इसका मान मान लीजिए कि स्मॉल आर है, और हमने एक लोड लगा दिया जिसका मान जो है कि आर एल है, ठीक है, और ये भी इनपुट है, ठीक है, और इसके अक्रॉस जो होगा वो क्या होगा, भी आउटपुट होगा लोड के क्रॉस। अब इसमें आर इंटरनल का कुछ ना कुछ मान है, तो यहाँ कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यदि करंट इसमें फ्लो करे आई, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो एक तो पहली इसमें मस्ट कंडीशन ये आपकी हो गई कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यदि है तो कभी भी भी इनपुट आपका नॉट इक्वल टू भी आउटपुट होगा, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। यदि बराबर हुआ तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स नहीं होगा, वो आइडियल वोल्टेज सोर्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन कि जो आपका भी आउटपुट होगा अब वो होगा बराबर के भी इनपुट
माइनस के आई आर, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और तीसरी जो कंडीशन होगी इसमें, हमेशा ध्यान रखिए कि जो आर इंटरनल होगा उसका कुछ फिनिट मान होगा, इन्फिनिट नहीं मान होगा, फिनिट वैल्यू होगा। ये नहीं कि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगा। इनफाइनाइट वैल्यू होगा तो करंट ही नहीं फ्लो होगा, ठीक है। तो मोस्ट आपका पॉइंट यही है कि वी इनपुट नॉट इक्वल टू वी आउटपुट, यही लिखा गया था कि अनइक्वल टू सोर्स वोल्टेज, यानी कि सोर्स वोल्टेज के इक्वल नहीं होगा। अब ये कंडीशन बन गई। इसमें क्या था कि वी जो इनपुट था यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही थी, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। यदि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इसका यदि देखेंगे, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, तो ये भी इनपुट, ठीक है, और ये भी आउटपुट। यहाँ पे टाइम खींचे थे, टाइम के अक्रॉस में भी आउटपुट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आउटपुट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा कि पहले इस तो ऐसे था आइडियल में कि भी आउटपुट और भी इनपुट बराबर था, लेकिन अब ये क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका मान जो है कि घट जाएगा, ये हो जाएगा इसका मान कुछ, और ये वही मान है जो क्या है, आई आर, ये भी आउटपुट भी इनपुट माइनस के भी आर हो जाएगा। अब नेक्स्ट उसी में देखिए, नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल था आइडियल था, ये दो पार्ट्स थे इसके, ठीक है। तो आइडियल का जो था, आइडियल का वो एक था ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। आइडियल प्रैक्टिकल की सेम कंडीशन है, ये दोनों के लिए डिफिनीशन सेम हो जाएगा। एक आइडियल के लिए भी देख लीजिएगा एसी में, ठीक है, और प्रैक्टिकल के लिए भी, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दोनों के लिए। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स which resultant not dependent then any सर्किट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं CKT, एनी सर्किट पैरामीटर इज known as independent वोल्टेज सोर्स। देखिए समझिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो होता है जिसका रिजल्टेंट, यानी कि जिसका परिणामी रिजल्टेंट नॉट डिपेंड नहीं करता है सर्किट के किसी भी पैरामीटर पे। जिस सर्किट में वो लगा हुआ है, सर्किट का मतलब कि जिस लोड के साथ वो कनेक्टेड है, उस पूरी सर्किट की किसी भी पैरामीटर पे इसका जो मान होगा वो डिपेंड नहीं। ये नहीं कि करंट का मान बढ़ा तो वोल्टेज का मान घट गया, आर का मान घटा बढ़ा तो वोल्टेज का मान घटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू होगा, वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहलाता है। इसका मेन है सिंबल देखना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे यदि सिंबल हमने बना दिया तो ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये डीसी का है,
और यदि ऐसे हमने सिंबल बना दिया, ये आपका AC का हो गया, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। जितना आपने पढ़ा होगा, यदि सर्किट देखा होगा तो इस टाइप से बनता है। बैटरी का सिंबल भी बना देते हैं, बैटरी भी होती है ऐसे, बैटरी बना देते हैं। ये बैटरी का सिंबल है, ठीक है, ये बैटरी है। हमने वोल्टेज सोर्स का सिंबल बनाया, ये AC का सिंबल है। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यदि मान चलिए कि हमने ऐसे लिखा दिया कि ये ±4 वोल्ट है, ठीक है, और एक हमने रजिस्टेंस लगा दिया यहाँ पे 2, एक रजिस्टेंस लगा दिया 4 ओम का, एक रजिस्टेंस लगा लिया 6 ओम का। इसके बाद हमने बोला कि एक रजिस्टेंस को हम डिसकनेक्ट कर दे रहा है, यानी कि ये सीधा डायरेक्ट लाके इसको इसमें जोड़ दे रहा है। तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक अब रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम का। सिर्फ रजिस्टेंस यदि 6 ओम हो गया, रजिस्टेंस पहले 10 था, अब घट गया 6 ओम हो गया, लेकिन 4 वोल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करंट इसका प्रभावित हो सकता है जो I है, ठीक है। अब ये I जो है कि क्योंकि रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा था तो करंट का मान क्या होगा, कम रहा होगा। जैसे ही रेजिस्टेंस का मान घट गया, करंट का मान बढ़ गया होगा, लेकिन वोल्टेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वोल्टेज यदि 4 वोल्ट का था तो 4 वोल्ट का था। इसीलिए बोलते हैं वोल्टेज सर्किट के किसी भी पैरामीटर को आप घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वोल्टेज का मान डिपेंड नहीं करता है किसी भी सर्किट के पैरामीटर पे, वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है, आप ध्यान रखेंगे, सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सिंबल पूछ देता है कि बताइए कि इंडिपेंडेंट का वोल्टेज सोर्स का सिंबल क्या। अब इसमें हमने दोनों बताया था आपको कि आइडियल भी और प्रैक्टिकल भी, आप समझ लीजिए, दोनों को समझ लीजिए। तो दोनों को ध्यान दीजिए, ठीक है। यदि आइडियल होगा तो आप जानते हैं कि इसका R इंटरनल क्या हो जाएगा, 0 होगा बस। बाकी ये वोल्टेज सोर्स वही लगा होगा जिसका मान सर्किट के किसी भी पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगा। और यदि प्रैक्टिकल होगा तो R इंटरनल का मान कुछ न कुछ होगा। देखिए, R इंटरनल का मान के चलिए कि R होगा। यदि R इंटरनल 0 होता है तो ये आपकी आइडियल की कंडीशन शो करेगी, और यदि R इंटरनल का मान R है तो ये कंडीशन शो करेगा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ये या तो प्रैक्टिकल हो या तो आइडियल हो, ठीक है। प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल वाली कंडीशन होगी, आइडियल होगा तो आइडियल वाली कंडीशन होगी। लेकिन आपका ये वाली कंडीशन दोनों में साथ रहेगी, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट की कंडीशन दोनों के लिए होगा, तो इस वजह से दोनों का हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये दोनों के लिए, ठीक है, आइडियल के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी। डिफिनीशन इसका देखिए, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स which resultant dependent any circuit parameter is known as dependent वोल्टेज सोर्स। इसको समझिए अच्छे से। देखिए, ये कह रहा है कि जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका रिजल्टेंट यानी कि जिसका परिणामी डिपेंड करता है सर्किट के किसी भी पैरामीटर पे, यानी कि सर्किट के कोई भी पैरामीटर पे इसका मान डिपेंड करेगा, जिसे हम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलिए कि यदि इसका मान 6 वोल्ट है
और कोई सर्किट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि यदि एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि हम एक सर्किट लेते हैं, ठीक है। पहले तो इसका सिंबल देख लीजिए, सिंबल इम्पोर्टेंट है इसका। सिंबल यदि आपका डायमंड के आकार का, ठीक है, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस है, ये डीसी के लिए है। और यदि एसी का होगा तो आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और ऐसे ही यदि करंट करंट का जब करंट का पढ़ा जाएगा तो करंट का बनाएंगे, ऐसे ही करंट का ऐसे हो जाता है, ठीक है, करंट वाला सिंबल हो जाता है। ये डायमंड के आकार का जो होता है, अब यही डिपेंड करता है जो है कि आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, ठीक है। जैसे इसको समझिए ध्यान से, सर्किट से एग्जांपल के तौर पे एक सर्किट ले लेते हैं और सर्किट में समझिए। अब ये प्लस माइनस हो गया, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया और हमने यहाँ पे एक R लिख दिया। R का मान कुछ भी आप लिख सकते हैं और ये इसका मान हो गया 4R, ठीक है, 4R वोल्टेज हो गया। अब सोचिए कि R का मान यहाँ बढ़ाएंगे तो 4R भी बढ़ेगा, या R का मान घटाएंगे तो 4R भी घटेगा। इसका मतलब कि जो इस वोल्टेज सोर्स का जो मान है, वोल्टेज सोर्स का जो मान है, ये अब डिपेंड कर रहा है सर्किट के इस वाले रेजिस्टेंस पे, ठीक है, सर्किट के इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कहलाएगा कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो सर्किट के किसी भी पैरामीटर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। या इसका एक दूसरा भी एग्जाम्पल यदि ध्यान से समझेंगे तो ऐसे हो सकता है कि आपका ये 4 हो और ये मान के चलिए कि आपका ये 6 है, ठीक है, और एक हमने यहाँ पे 4 आई के टर्म में भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आई, करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा है, आई। अब सोचिए कि ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है, ये वाला, ये आई का मान जिस हिसाब से सर्किट में होगा उसी हिसाब से आपका वोल्टेज का मान होगा, यानी कि सोर्स का मान होगा, सोर्स का मान होगा। इसका मतलब कहने का ये है कि आपका जो सोर्स का मान है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, करंट पे, यानी कि सर्किट के पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। तो सर्किट के यदि पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है तो अब ये जो सोर्स होगा, ये वाला जो सोर्स होगा, इसको आप बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ये क्या हो गया, डिपेंडेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यानी कि इसका मान सर्किट के किसी भी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। अब आपको ये देखना है कि ये डिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स होता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आइडियल का होगा तो बस इतना ध्यान रखना है कि इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा आर इंटरनल। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि यदि इसी में आइडियल हो जाए तो आइडियल के लिए आप क्या करेंगे, सीधा सिंपल बोलेंगे कि जो आर इंटरनल होगा इसका जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, डिपेंडेंट जो वोल्टेज सोर्स है उसका जो आर इंटरनल होगा वो होगा 0, ठीक है। और यदि प्रैक्टिकल है, यदि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में जो आर इंटरनल होगा उसका मान कुछ न कुछ होगा, बस ये कह देंगे। इसके बाद सेम आपका कंसेप्ट होगा किसके लिए, दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है, ये सेम कंसेप्ट होगा कि इसमें आर इंटरनल कुछ होगा, आर हो जाएगा तो बोलेंगे प्रैक्टिकल है। यदि यहीं पे आर इंटरनल आपका आर इंटरनल 0 हो जाएगा तो बोलेंगे ये आपकी आइडियल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कही जाएंगी। बाकी अभी इसमें जो डिपेंडेंट है, तो जो डिपेंडेंट सोर्स है वो कैसे डिपेंड करता है ये भी आपको जानना है कि डिपेंड कैसे करता है। तो हाउ डिपेंड, यानी कि सर्किट के पैरामीटर पे कैसे डिपेंड करता है, हाउ डिपेंड द सर्किट पैरामीटर
और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर मिलते रहेंगे, और आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक ले आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आ जाए। 2 टॉपिक यदि समझ में नहीं आती है उसको आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।